आज का सवाल है शुंग, कणव और सातवाहन वंश से। पहला सवाल है शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करने के पश्चात 185 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की, अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की एवं भरहुत स्तूप का निर्माण कराया। भरहुत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला सवाल है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। वर्तमान में यूएनओ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। अगला सवाल है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। आयुर्वेद के महान विद्वान महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल में राजवैद्य थे। इनकी रचित ग्रंथ चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। अगला सवाल है कनिष्क राजा थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश के। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता है। कनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी तथा भारतीय देवी देवताओं का चित्र अंकन मिलता है, जिससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में सप्त संवत की शुरुआत की। अगला सवाल है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के काल में कुंडलवन जो कि कश्मीर में है हुआ था, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। और इस संगति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान एवं महायान। प्रथम बौद्ध संगति 483 राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, वैशाली साबाकमी, अध्यक्ष शासक कालाशुक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे मोगली और अशोक शासक था। अगला सवाल है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर, कुंडलवन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषपुर, पेशावर। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई। इतिहास में कनिष्क का नाम दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। आज भी यह भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। अगला सवाल है शक काल कब प्रारंभ होता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 78 ईसा पूर्व। शक काल का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व से होता है, जिसका कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क को इसका श्रेय जाता है, और इसे शक संवत भी कहा जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है सही विकल्प का चयन करें। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शक एवं हुन। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक एवं हुन भारत आए। भारत पर ग्रीक आक्रमणकारियों के बाद पहल्लव, शक और कुषाण पर भारत पर आक्रमण किया। कुषाण भारत में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। डेमेट्रियस को भारत में यूनानी राज्य का संस्थापक माना जाता है। पहल्लव शासकों में महानतम शासक गोंडफर्निस था। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। हुन आक्रमणकारियों ने तोरमान, मिहिरकुल आदि प्रमुख थे। अगला सवाल है गुप्त और गुप्तोत्तर काल से कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फाहियान। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। इसने बौद्ध ग्रंथों की प्रामाणिक प्रतियों की तलाश में यह भारत आया था। हेनशांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, और उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उपमहाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम से लगे इलाकों की यात्रा की। अगला सवाल है राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कायस्थ। राजपूत काल के में कायस्थ नवीन जाति प्रमुखता में आई। इस जाति का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। इस जाति की उत्पत्ति गुप्त काल में बंगाल से मानी जाती है। अगला सवाल है प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी भिक्षु, यात्री और अनुवादक था, जिसका लक्ष्य बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। उसकी यात्रा के समय 402 ईस्वी में गुप्त राजवंश में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था भारत में। अगला सवाल है गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 320 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। वह 310 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लिच्छवी राजकुमारी
कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत की शुरुआत 319 में की। अगला सवाल है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। व्याख्या देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त था। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ अध्ययन किया। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह राजा विक्रमादित्य के समय अवंती की राजधानी थी। महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, इसलिए कालिदास ने उज्जैनी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अगला सवाल है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन काल के सबसे महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। सर्वप्रथम उन्हीं ने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया। उनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ 10 गीतिका आर्यभट्टियम है, जिसमें उनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह है। अगला सवाल है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक था। उसके समय गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति काव्य में मिलता है। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। उसके सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक जैसे विशद उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अगला सवाल है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसकी दिग्विजयों का उल्लेख उदयगिरि गुहा लेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, साशांक व देवपुत्र आदि थी। अगला सवाल है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया और कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। अगला सवाल है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हुनों के आक्रमण से। हुनों के आक्रमण के स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर साबित हुए और हुन आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सके। इसके अलावा जो प्रमुख कारण रहे, प्रशासनिक कमजोरियां, प्रांतपतियों के विशेषाधिकार, आर्थिक कारण, उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव और सामंतों का विद्रोह। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। इसके समय में ही पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुसूची के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। इसमें महाकवि कालिदास, धनवंतरि, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर एवं भरूची जैसे विद्वान थे। अगला सवाल है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। अगला सवाल है, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थानेश्वर से कन्नौज। हर्षवर्धन उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने आर्यव्रत पर शासन किया। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित की। इसने प्रियदर्शी का रत्नावली, नागानंद 3 ग्रंथों की रचना की। हर्ष बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक था। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनसेंग। फाहियान की तरह हेनसेंग चीनी बौद्ध भिक्षु था। 630 ईस्वी में भारत आया और 643 तक रहा। हेनसेंग ने गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया एवं कुशीनगर की यात्रा की, लेकिन भारत में उसका सबसे महत्वपूर्ण समय कन्नौज में बीता। तब वहाँ का शासक हर्षवर्धन था। उसने हर्षवर्धन को शिलादित और वैश्य जाति का बताया। हेनसेंग की प्रसिद्धि का कारण उसका सीयू की ग्रंथ है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसेंग के अनुसार उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत आया था। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज।
हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। यह वर्धन वंश का शासक था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में कनौज हो गई। अगला सवाल है, दक्षिण भारतीय राजवंश से तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने 1004 ईस्वी से 1009 के दौरान करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की उत्कृष्टता के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला सवाल है, गंगैकोट चोलपुरम का निर्माण करता था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य के शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल वंशी शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगैकोट चोलपुरम नगर की स्थापना की। इसे साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसने गंगैकोट चोल की उपाधि भी धारण की। प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध नगर था। यह चोलकालीन एक विशाल मंदिर के अवशेष है। अगला सवाल है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता एक संगठित स्थानीय स्वशासन थी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुनद्रन कहा जाता था। लेखों में कुछ अधिकारियों को उडनकुट्टम कहा गया है। अगला सवाल है, उडनकुट्टम, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम में कोट्टम नाडु एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थापना सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोट चोलपुरम रखा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगैकोट चोल की उपाधि धारण की तथा कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोट चोलपुरम रखा। नई राजधानी के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। इसके स्थापक दंती वर्मन को माना जाता है। दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिमान को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी तथा मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। अगला सवाल है, चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वातापी। अगला सवाल, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। कारकोट राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था। इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापिट था। इस वंश ने कश्मीर पर 598 से 855 ईस्वी तक शासन किया। अगला सवाल है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। अगला सवाल है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगाबाद। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला के राक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अजंता की गुफाओं में 30 बौद्ध गुफाएं हैं, जबकि एलोरा में 34 गुफाओं का समूह है, जिनमें 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अगला सवाल है, गंधार कला मिश्रण थी? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्ति कला की भारतीय और यूनानी शैलियों का। गंधार कला मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण थी। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर देशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार शैली कहा जाता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्ति कला शैली है। तक्षशिला, कपिसा, पुष्प कलावती, बमियान आदि इसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला सवाल है, राजभोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परमार। राजा भोज परमार वंश एक प्रतापी शासक थे। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज अथवा कृष्णराज था। प्रारंभ में इस वंश की राजधानी उज्जैन थी, पर कालांतर में राजधानी थार में हस्तांतरित कर दी गई। परमार वंश का 8वां राजा वाकपतिमुंज और वाकपतिमुंज का भतीजा भोज सबसे प्रतापी राजा था। अगला सवाल है, प्राचीन कालीन विविध से ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस यानी यूनान। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
चीन के एथेंस शहर के पहले विधायक डेक्रो ने एक कानून बनाया जिसे डेक्रान कानून के नाम से जाना जाता है। डेक्रान के कानून ग्रीस सभ्यता से संबंधित था। इनका कानून केवल एक अदालत द्वारा लागू किया गया था। यह कानून एथेंस पर शासन करने वाले मौखिक कानून और रक्त विवाद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगला सवाल है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया लेखन से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। इस सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली लिपि का नाम ही क्यूनिफॉर्म था। इस सभ्यता को विश्व प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।